कनाडा के अल्बर्टा में जारी G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर साफ दिख रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। आज G7 ने साझा बयान जारी किया और कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया था। ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी का 2015 के बाद कनाडा का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया से मुलाकात करेंगे। कनाडा ने पहले भारत को G7 का न्योता नहीं दिया था, लेकिन बाद में कनाडा के पीएम ने पीएम मोदी को फोन किया और निमंत्रण दिया, क्योंकि भारत को इग्नोर करना आज दुनिया के लिए आसान नहीं है। पीएम मोदी लगातार छठी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान समिट में शिरकत करने वाले नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। ईरान और इजराइल में जारी भीषण जंग के बीच G7 समिट हो रहा है। फिलहाल G7 में पीएम मोदी के बयान पर दुनिया की नजरें रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है और दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं ईरान इजराइल युद्ध पर ट्रंप का क्या बयान है। But they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before. तो ईरान और इजराइल पर G7 का जो साझा बयान है वो आपको सुनवा रहे थे। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये G7 की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो G7 समिट में 14 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ये समिट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्रिटेन, ब्राजील, मैक्सिको, अमेरिका, ये सारे इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। G7 समिट में 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ संदीप मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। शुरुआत में सुरेश कुमार गोयल जी आपके साथ करना चाहूंगा। सुरेश जी, G7 का ये कहना कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया के 7 ताकतवर मुल्क एक साथ अगर इस बात को कह रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? क्या आने वाले समय में ईरान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब दो चीजें इसमें कही गई है स्टेटमेंट में कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ये कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है, इसे भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आफ्टर ऑल ईरान जो है NPT का सिग्नेटरी है, साइन कर चुका है। और NPT के अंडर अगर साइन करते समय ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं थे तो उसको परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। कोई इसमें दोष की बात नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को मिलाकर के देखें कि क्योंकि ईरान को अधिकार नहीं है और इजराइल समझता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के लिए खतरे का कारण बन रहा है या खतरा है ये, और इसीलिए इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने का अधिकार है, तो ये चीज़ गौर करने वाली है कि अगर वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, ईरान की और यूएस की इस मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है ओमान में,
और इसी बीच इजराइल को हमला करने का अधिकार होता है कि वो जाकर के ईरान का जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करके खत्म करे। आ, अगर मैं ये जो तर्क है और काफी सारे मामले हैं उनके ऊपर ले जाया जाए तो एक बहुत केओटिक और आर्काइक संसार नजर आएगा जहां पर हर एक हर एक देश को अपनी सुरक्षा के लिए अपना एक्शन के ऊपर अधिकार उसका निश्चित होगा, चाहे जो भी हो। तो इसका अगर देखा जाए, अगर ट्रम्प कहते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर उनका अधिकार है तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बातचीत के तरीके थे, डिप्लोमेसी के तरीके थे, वो कहाँ चले गए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा। एक तो बात ये है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि जो भी मुद्दा है आप डिप्लोमेसी से और बात करके सुलझा सकते हैं। युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो G7 छोड़ करके बीच में वापस पहुंच, और उन्होंने कहा है कि वहां पहुंचते ही उनका सिचुएशन रूम में मीटिंग होगी। तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिससे ये युद्ध के आगे बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और जो ये अगर युद्ध आगे बढ़ा तो एक खतरा और आगे बढ़ने का मेरे को डर। सुरेश जी, एक कनाडाई न्यूज वेबसाइट है, उसके आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि G7 समिट में ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसको रोकने को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा था, जिस पर सभी मुल्कों को अपने हस्ताक्षर करने थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब देर हो चुकी है, ईरान ये जंग हार रहा है, लिहाजा इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुझे पता नहीं कि जब प्रस्ताव की रूपरेखा क्या थी, प्रस्ताव का प्रारूप क्या था, और जब तक प्रस्ताव का प्रारूप अपने सामने नहीं हो तो इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर साइन क्यों नहीं किए, क्या बात है। वो तो प्रस्ताव की बात है। तक ईरान इजराइल की बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, प्रस्ताव से पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को डील मान लेनी चाहिए थी, ईरान को डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए थे। तो क्लियरली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि अगर ईरान का जो प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम क्या है वो, कि वो जो यूरेनियम को बियॉन्ड 4% एनरिच कर रहा है, 64% तक जी कर रहा है, उसके ऊपर उनको दिक्कत है कि इसकी कहीं भी सिविलियन यूज नहीं है, तो आप क्यों एनरिच कर रहे हैं। ये है कि मेरा ये सिविलियन यूज के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोग्राम के लिए। तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान कितना करीब है न्यूक्लियर बम बनाने के ये पता नहीं है हमें। तो बात यह है कि ट्रंप समझते हैं कि ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है एनरिचमेंट का, उसको रोकना ही है, चाहे भी हो जाए। ये पहले भी वही था, अभी भी वही है। और इजराइल का जो हमला हुआ है, इससे मेरा ख्याल है जो ट्रंप समझते हैं कि जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद मिलती है। की बात जो स्पेकुलेशन होगी तो उसको देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, वो बेहद अहम होगा। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट को बीच में छोड़ के जाने के मायने क्या हैं? आशीष, जय हिंद, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। कहीं बाहर हूँ। बिल्कुल मैं कहीं बाहर था तो मुझे लगा कहीं आवाज में इशू ना हो। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का न केवल उसको छोड़ के जाना, मैं आपको 4-5 एक्टिविटीज जो पिछले कुछ समय में हुई हैं वो उनको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहला काम, उन्होंने समिट शुरू होने से पहले एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल दिया है। उस जॉइंट डिक्लेरेशन में क्लियर कट कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है इजराइल का अटैक ईरान के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरान जो है वो परमाणु संपन्न नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और यही एक वजह है जो 60 दिन 61वां दिन ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, और 3-4 मनूवर्स हुए हैं। और वो मनूवर एक तो ये है कि उन्होंने यूएसएस निमित्त, जो एक बहुत पावरफुल यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क फोर्स है, उसको वेस्ट पैसिफिक से शिफ्ट करना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट की तरफ।
तीसरा, उन्होंने जापान में स्थित जॉर्ज वॉशिंगटन, अनदर वेरी हाई प्रोफाइल इनका इनका एक कैरियर बैटल ग्रुप है, उसको भी उन्होंने वार्न करके रखा हुआ है। B2 या B4 या जो भी इनका वार्निंग सिस्टम होता है उसमें हाई वार्न। अभी मैं एक दो चीज और, उसके अलावा इन्होंने जो जो टैंकर्स होते हैं, ऑयल रिफ्यूलिंग के टैंकर्स, उनको मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने अपने तमाम नेवल एसेट्स में इतनी जबरदस्त नेवल प्रेजेंस है यूएस की मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन और गल्फ ऑफ पर्शिया में, कि उसका आज तक इसके पहले कभी नहीं हुई। उसके अलावा उन्होंने अपने तमाम जितने बेसिस हैं वेस्ट एशिया में, उनको कंसोलिडेट, उनको सॉलिडिफाई करना शुरू कर दिया है, उनको ताकतवर बनाया है। और उन्होंने वहां पर 43,000 लोग लगा रखे हैं। 15 इनके बेसिस हैं, 45 जगह और ये लोग मौजूद हैं, 60 जगह पर यूएस फोर्सेस आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में हैं। बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है, क्योंकि वो समझते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है, ईरान जो है, वो चाइना के लिए एक गेटवे सिद्ध हो सकता है मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे। दूसरा, बिल्कुल साफ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर, परमाणु विहीन ईरान उनको चाहिए, परमाणु मुक्त ईरान। और तीसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि ईरान में जो रेजिम आए, वो रेजिम अगर प्रो अमेरिका नहीं भी है तो एंटी अमेरिका ना हो। अभी जो करंट रेजिम है ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एंटी अमेरिका स्टांस लेकर के बैठी हुई है। और ये देखेंगे आपकी, अब मेरा ये मानना है कि बीच में से इतनी इंपॉर्टेंट समिट को छोड़ के जाना, ये एक मैसेज है। और मैसेज है ये ईरान के लिए कि लुक, अगर आप अब भी नहीं संभले तो हम हमले करने में नहीं हिचकेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया उनके पास। अपनी वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा इनका एसेट ये है कि जितना नुकसान, देखिए क्या हो रहा है कि जो नुकसान आप देख रहे हैं इजराइल की तरफ, उस नुकसान होने की वजह है, आप जब इतनी मात्रा में, इतनी नंबर्स में आप अटैक करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के जाएगा, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको आप एनालिसिस करिए, कॉस्ट बेनिफिट। जो नुकसान ईरान का हुआ है उससे 100th भी नुकसान इजराइल का नहीं हुआ है। आज परिस्थिति ये है कि ईरान की एंटायर स्पेस, एयर स्पेस जो है, वो पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है। और अगर एयर स्पेस में एयर डोमिनेंस अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल विद फ्रीडम कहीं भी जाकर के किसी भी प्रकार का हमला कर सकते हैं। तीसरी बात, उनकी जो मिसाइल की जो उनकी रेजर्वॉयर्स हैं वो लिमिटेड हैं। एक तो लिमिटेड नंबर्स हैं, दूसरा कई मिसाइल ऐसी हैं जो कि इजराइल पहुंच नहीं सकती। तो जो जखीरा हमें 3000 दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं 3000 से कम, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर, लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल सिटीज के ऊपर पिन पॉइंटेड हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह की खबर थी कि उन्होंने एक मिसाइल से भरा हुआ पूरा टैंकर उड़ा दिया है। तो उन लोग, इजराइल का बिल्कुल क्लियर कट अभी वो है कि जो ईरान की कहीं ना कहीं हमको शक्ति नजर आ रही है मिसाइल वॉरफेयर की, उसको किस प्रकार क्षीण किया जाए। फिर आखिरी बात, वो एक बहुत पावरफुल मैसेज पूरे ईरान को देना चाहते हैं। वो दो चीजों से पता पड़ता है। पहला, मीडिया पर हमला। मीडिया पर हमला कौन से मीडिया पर? गवर्नमेंट की जो उनकी ऑफिशियल फॉर्मल जो है उस पर हमला। उसकी वजह ये होती है कि जिस युद्ध की परिस्थिति में वहां पर बहुत लोग उसको देख रहे होंगे, और एक अगर उस पर हमला होगा तो वो लगभग आधे ईरान को एक सेकंड में पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार के हालात वहां पर मौजूद हैं, पहली बात। और दूसरी बात है, वो वहां पर इसको पिन पॉइंटेड हमला करके ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक चीज और नोट करने की है आशीष, और वो ये है कि ईरान ने अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है अमेरिका की तरफ से या कहीं से भी हो कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, और इसलिए तो उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। संजीव, मैं शेखर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी से ये सवाल लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि समिट से पहले ट्रंप ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि G7 पहले G8 हुआ करता था, और बराक ओबामा और जस्टिस ट्रूडो पर उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि वो रूस को शामिल नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी गलती है। G8 से G7 होना और दूसरी तरफ ब्रिक्स का मजबूत होना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, G8 से अगर G7 हुआ तो उसके पीछे
जो रशिया का जो क्रीमिया का एनेक्सेशन था वो जिम्मेदार था, और रशिया को उसके क्रीमिया के एनेक्सेशन की जो कॉस्ट को बताने के लिए बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने और उस समय के जो तत्कालीन जो G7 की जो लीडरशिप थी, G8 की जो लीडरशिप थी, उसने यह फैसला किया था और रशिया को बाहर कर दिया गया था। और जाहिर है कि जो ब्रिक्स की जहां तक आपने जो बात कही है, तो ब्रिक्स एक मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की संकल्पना के साथ अस्तित्व में आया था, और आज भी ये जो ब्रिक्स है वो एक मल्टीपोलरिटी के भावना के साथ कार्य कर रहा है, और एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था भी इस संसार में होनी चाहिए, सिर्फ एक ध्रुवीय विश्व नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ वो कार्य कर रहा है। तो दोनों जो G7 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो अपनी अपनी जगह पे उनका अपना महत्व है। और जहां तक रशिया की बात है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रशिया के प्रति जो अप्रोच है वो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रहता है, और ये जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से और डेमोक्रेटिक सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक भिन्न अप्रोच है, एक कहीं ज्यादा सकारात्मक अप्रोच है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो रशिया के साथ एंगेज करने का जो उनका अप्रोच रहता है वो उसको दर्शाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों अभी भी आज की डेट में भी वो एक मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल हैं। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजीमोनी को चैलेंज करने की वो कोशिश करते हैं, जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है। यूक्रेन में उन्होंने यूरोपियन थिएटर में चैलेंज करने की कोशिश की, मिडिल ईस्ट रीजन में, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हर जगह रशिया अपना इंटरवेंशन करना चाहता है। वैगनर आर्मी के माध्यम से अफ्रीका के देशों में वो फ्रांस जैसे राष्ट्रों को चैलेंज करता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी व्लादिमीर पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो लक्ष्य है वो एक पुराने सोवियत यूनियन के जो बड़े ग्लोरियस जो डेज थे और जो हिस्ट्री थी उसको हासिल करने का है, और वो अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को इस तरीके से चैलेंज करके अपनी हेजेमोनी को रीइस्टैब्लिश करने की उनकी मत है। लेकिन ये जो पूरी वर्तमान के जो सिनारियोज हैं वो जाहिर है कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आने वाले समय में ये जो पोलराइजेशन है वो और अधिक गहरा होगा, तेज होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले से ही रशिया के साथ एंगेज करने की बात जरूर करें, लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड यही हैं कि वो दोनों एक स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अनकन्वेंशनल अप्रोच है वो 4 वर्षों के लिए है, लेकिन जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बदल नहीं जाएंगी। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं यथावत रहेंगी, और जब तक वो सत्ता में रहे या उसके बाद, हालांकि अभी कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन वहां पर कोई संजीव जी, G7 के जो मुल्क हैं उनमें आपस में बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उन्होंने एक बार फिर गलत बयान दिया कि वो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने के लिए वॉशिंगटन लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैक्रो को यह बिल्कुल नहीं पता कि मैं आखिर वापस अमेरिका जो है वो क्यों लौट रहा हूं, यह निश्चित रूप से किसी सीज फायर से संबंधित नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का एकला चलो ले जो नीति है वो भी इसमें कहीं नजर आ रही है, क्योंकि 6 मुल्क एक तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ट्रंप एक तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरी कार्रवाई इजराइल ने की है वो अमेरिका के बैकिंग से ही की है। अमेरिका इसमें शामिल है, भले से अमेरिका इसमें कहे या ना कहे, और अमेरिका जरूर पब्लिक में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो एक डील होनी चाहिए, दोनों को युद्ध शांत कराना चाहिए, लेकिन फैक्ट ऑन द ग्राउंड ये है कि अमेरिका इसमें एक पार्टी है। अमेरिका के सहमति के बगैर इजराइल इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माथुर साहब अभी कह रहे थे, उन्होंने बहुत इंसाइटफुली बताया, मैं पूरी तरह से उनको सपोर्ट करता हूं कि आने वाले समय में यदि ईरान ने अपना ऐसा ही रुख अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रति बनाए रखा, यूरेनियम एनरिचमेंट को उसने बढ़ाने की कोशिश की, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ वो तेज गति से बढ़े, तो इस पूरी कार्रवाई में अमेरिका सीधा सीधा शामिल हो सकता है। और ये जो पूरी जो कार्रवाई है उसमें अमेरिका के अपने जो अर्थ पेनेट्रेटिंग, उसके जो बंकर बस्टर, डीप इनसाइड जो जमीन में जाकर के मार करने वाले जो वेपन्स हैं वो अमेरिका के पास है। अमेरिका उसकी
अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको भारी क्षति पहुंचा सकता है, और ऐसी संभावनाओं को आप आउट नहीं कर सकते। नहीं, ये और अमेरिका बिल्कुल ट्रंप के बयान से ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो अभी तक बैकहैंड से इस पूरे गेम को चला रहा था वो फ्रंट में भी आएगा। शेखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शेखर जी, ये जो युद्ध हो रहा है ये आप किस ओर जाते हुए देख रहे हैं, और खासकर तब जब G7 की तरफ से इस तरह का बयान आया हो कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ईरान को जो परमाणु शक्ति है वो नहीं बनने देंगे? आशीष जी, देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी शुरू से एक वॉर मॉन्गर इकोनॉमी रही जी। आपको याद होगा 2 दशक पहले इराक पे एक आरोप लगा कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पूरा इराक इन्होंने खोद डाला। सद्दाम हुसैन जो है वो फांसी मिल गई उनको, और बाद में वो आरोप निराधार निकले। फिर इन्होंने ये कहा कि ये ओसामा बिन लादेन जो है अफगानिस्तान में छुपा पड़ा है। पूरा अफगानिस्तान पे हमला करके इन्होंने कब्जा कर लिया और वहां पे अपनी डमी गवर्नमेंट बिठा दी। इराक और अफगानिस्तान में जिस तरह की डमी गवर्नमेंट थी, आज भी ये ईरान में भी वही चीज चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं उस पे एक अनप्रोवोक्ड अटैक, और उस अटैक के बाद नेतन्याहू जी का ये बयान कि हम अयातुल्लाह खुमैनी को मारना चाहते। एक देश के प्रीमियर का दूसरे देश के प्रीमियर के लिए इस तरीके का बयान। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं जी, तेहरान खाली कर दीजिए, किसी देश की राजधानी के लोगों को खाली कर दीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये एक अमेरिकन दादागिरी चल रही है। और मसला ये है कि आज जब हमें पूरे विश्व में विश्व शांति की जरूरत है, मानवता की जरूरत है, उस टाइम अपनी इकोनॉमी के लिए इस तरीके के अनप्रोवोक्ड अटैक। अब ये जब अनप्रोवोक्ड अटैक में पहली बार ऐसा हुआ है इजराइल के साथ कि आज इजराइल में भी लोगों को बंकरों में रहना पड़ रहा है। सिचुएशन जो ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो जवाब इनकी उम्मीदों से बहुत ज्यादा था, और आगे इससे जो विश्व स्तर पे जो अशांति फैलेगी, मैं संजीव श्रीवास्तव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिना ये शोले के जय और वीरू वाली जो दोस्ती है अमेरिका और इजराइल की, बिना अमेरिका की सहमति के कुछ भी नहीं हो सकता। और ईरान पर वहां पर उस गवर्नमेंट को हटा के, क्योंकि इनके मिलिट्री लीडरशिप, इनके इंटेलिजेंस लीडरशिप, सबको ये अपने फर्स्ट राउंड ऑफ अटैक में खत्म कर, तो वहां पे सत्ता परिवर्तन इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। और इसमें कोई देश हारे ना हारे, मानवता जरूर हारे, और मानवता हारती हुई भी दिख रही है। अगर आप तेहरान को ये कहें कि तेहरान की आवाम जो है वो शहर को खाली कर दे, जो विकिपीडिया पर जो जानकारी है उसके मुताबिक जो तेहरान में इस समय आबादी है वो तकरीबन 87 लाख है। ये तो वो है जो गिनती में आते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से जाकर वहां पर काम कर रहे होंगे, उनकी संख्या इसमें नहीं है। तो ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाएगा। 1 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दो? देखिए, ये वॉर मॉन्गर इकोनॉमी का ही नतीजा है, और अमेरिका को न तो पहले कोई जवाब दे पाया इराक या अफगानिस्तान के मसले पर, और न अब जवाब देने की स्थिति में है। ये G7 में जो भी देश है वो सहयोगी देश है इनके, और वो अगर एक मत होते हैं तो अमेरिका के खिलाफ ना कहने की हिम्मत अभी किसी में नहीं। तो इस मसले को, इसमें सही गलत वाला मुद्दा बहुत पीछे रह गया है। अब तो सिर्फ ये है कि एक दादागिरी अंकल सैम की चल रही है, तो वो पूरे विश्व पर, और ये आगे खतरा हमारे लिए भी है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है शेखर जी, इराक, ये सभी मुल्कों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये केवल 2-3 मुल्कों तक रुक जाएंगे, ये सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी राजनीतिक हित को लेकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा शेखर जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या आप मानते हैं इसे कि ये अमेरिका की जो दादागिरी है वो चल रही है? उन्होंने उदाहरण इराक का दिया, उन्होंने उदाहरण अफगानिस्तान का दिया, जहां मिला कुछ नहीं, लेकिन वो दोनों ही मुल्क बर्बाद हो गए। देखिए आशीष जी, मैं आपकी बात को कहूं कि अमेरिका किसी का सगा रहा ही नहीं है।
अगर हम अपना संबंधी अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो पहले अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, फिर भारत के साथ ऐसे बना जैसे जय वीरू वाली जोड़ी हो गई। और ट्रंप साहब अभी अपने ट्रंप 2.0 में ऐसे पलटी मार गए अचानक कि पूरा का पूरा कहानी ही बदल दिया। भारतीयों को जिस तरह से उन्होंने अपमानित करके भेजा वो हम लोगों ने देखा है। एक बात मैं यहाँ पे कहूँ, मैं नेतन्याहू साहब का एक बयान याद कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा है, अभी पुराना चल रहा है, कि हम नहीं चाहते हैं कि जो एक अनुशासन बना हुआ है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का पिछले 7 दशकों से, वह कहीं से टूटे और यह हथियार ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचे जो इस अनुशासन को तोड़ सकें। क्योंकि ऐसा देखिए, इजराइल के आसपास के देशों को अगर आप देखें, जॉर्डन, लीबिया, इन सारे देशों को, तो यहाँ पे एक आतंकियों की सरकार है या सरकार के अंदर आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। इन सब चीजों को कहना या डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में आज अगर ईरान के पास हथियार पहुंचे हैं तो क्या इजराइल के पड़ोसी राष्ट्रों के पास नहीं पहुंच सकते और आतंकवादियों तक हथियार नहीं पहुंच सकते? और अगर ऐसा पहुंचेंगे तो इस गंभीर खतरे के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं जो अनुशासन 7 दशकों से परमाणु शक्ति संपन्न, इवन मैं पाकिस्तान को भी प्रेज करता हूं कि पाकिस्तान में भी उस अनुशासन का परिचय दिया है। तो हमें आपको समझना चाहिए कि परमाणु शक्ति संपन्न होने के साथ ही एक जिम्मेदारी भी उस देश के ऊपर आरोपित हो जाती है और उसको उसका पालन करना चाहिए। और जो शक है, जो सुबह है अमेरिका का, माना हमारा भी सगा नहीं है अमेरिका, लेकिन यह विश्व शांति के लिए खतरा होगा अगर कल को ईरान के बाद यह परमाणु शक्तियां दूसरे राष्ट्रों के पास पहुंची जहां पे आतंकी संगठन सरकार चला रहे हैं। वहां क्या होगा संदीप मिश्रा जी? एक मैं आपकी उसमें कड़ी में जोड़ूंगा। एक कल मैं रिपोर्ट पढ़ा था, कल देर शाम ये रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 से 2025 में जो परमाणु संपन्न मुल्क हैं उनमें परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। देखिए, परमाणु शक्ति संपन्न होना, उसका इजाफा होना अपनी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा सभी चीजों का ध्यान रखते हुए किया जाता है। लेकिन बात है, क्या किसी देश ने अपना अनुशासन तोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। और अगर लोकतांत्रिक सरकारें हैं तो उनपे आप जवाबदेही फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ऐसी सरकारें हैं जहां पे किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है, कल को आप किससे बात करेंगे? अगर जॉर्डन, लीबिया, इन सब जगहों, सीरिया, इन सब जगहों पे तबाही मचती है और आतंकी संगठनों के पास हथियार पहुंचता है और वो किसी तरह का ऐसा धमाका करते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है, तो वहां पे किस सरकार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? जवाबदेही कुछ है नहीं। सुरेश कुमार गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद अनुज माथुर जी मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश जी से पहले एक सवाल ले लो। सुरेश जी, इस युद्ध में अगर हम इजराइल के साथ तो देख रहे हैं कौन कौन सी कंट्री जो है वो खड़ी हैं, ईरान के साथ कौन कौन खड़ा हो सकता? रूस खड़ा हो सकता था, लेकिन रूस पिछले 3 सालों से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। चीन व्यापारी मुल्क है, भले थोड़ा बहुत मदद कर दे लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान शुरुआत में बढ़ चढ़कर जरूर उसने बयान दिए या फिर अंदरूनी खाने में बयान आए हों कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अब वो भी पीछे हटता हुआ दिख रहा है। तो क्या मान के चला जाए कि ईरान इस युद्ध में अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि दूसरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो साथ नहीं देने वाली ईरान का? सुरेश जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। अपोलॉजीज। अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी जी। देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो जो ये अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट संदीप मिश्रा जी बात कर रहे थे अनुशासन की, ये सारी बातों के ऊपर काफी लंबी डिबेट हुई है। जब एनपीटी साइन हुई थी तो एनपीटी में साइन करने से पहले यही सब मुद्दे रखे गए थे कि जो दुनिया में कुछ देश हैं उनके पास रहेंगे तो बाकी के पास नहीं रहेंगे, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सबके ऊपर खुल करके बहस हो चुकी है। और अब मुद्दा ये अनुशासन का नहीं है, अब मुद्दा ये है कि अगर उसके पास अधिकार है, और ईरान का साफ साफ कहना यह है कि अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो मेरी सिक्योरिटी का क्या है? अब इसका जवाब क्या होगा? तो बहरहाल बात यह है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है ये न्यूक्लियर हथियारों का, तो इनको अब जो है जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपके सवाल पर आऊं कि क्या ईरान अकेला पड़ता जा रहा है, मैं इसको 2 भागों में बांटना चाहूंगा।
जब तक ये युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में रहेगा और इसमें यूएसए बीच में नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी देश इसमें आगे बढ़ के इसको एस्केलेट करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके बीच में आने का मतलब, एस्केलेशन करने का मतलब युद्ध को बढ़ाना है और उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। तो उसमें ना तो इजराइल को, ना तो आपने सुना देखा होगा कि सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, ओमान हो, किसी ने, हर एक ने जो है निंदा करी है, लेकिन किसी ने ये भरोसा नहीं दिया है कि वो ईरान के साथ आएंगी और ना ही वो इजराइल के साथ में आएंगे, अलग रहेंगे वो। लेकिन अगर यूएसए आ जाता है तो यूएसए के आने का मतलब फिर ये होगा कि जो बाकी देश हैं, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, फिर एक जो रीजनल सिचुएशन है, पूरे क्षेत्र की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो काफी बदल जाएगी। अगर उन्होंने बंकर ब्रेकिंग अपने वेपन्स भी इस्तेमाल किए तो उसके बाद में सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी। तो ये कहना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो आएंगे ही, लेकिन उस टाइम पर रशिया चाइना को डिसीजन लेने में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो तब भी ईरान को अकेला छोड़ दे, लेकिन उनके आगे आने की संभावना पहले से बढ़ जाएगी। और अगर रशिया और चाइना बीच में आए, रशिया खास तौर पर, उसके बाद जो कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक वेस्टर्न एशियन या पर्शियन गल्फ वॉर शुरू हो जाएगी, तो उसका खतरा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद मैं यही रखता हूं कि यूएसए का इंटरवेंशन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल लेवल पर होगा, लेकिन सीधे वॉर में वो ना आए तो शायद ये जल्दी खत्म हो जाएगा मामला। जल्दी खत्म हो जाएगा। अनुज माथुर जी, आप कुछ कह रहे थे सर, प्लीज। मैं एक दो बातें ये बताना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक सवाल अमेरिका का है, डायरेक्ट मेरे हिसाब से हाँ, हमें लग रहा है कि वो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं, पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उन्होंने B-2 बॉम्बर जो शिप की, देखिए कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करी है, ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, ये एक दिन, 2 दिन, हफ्ते में नहीं बना है, महीनों से इसकी तैयारी चल रही है, महीनों से। तभी तो वहां जी अनुज माथुर जी पूछिए, क्या प्रश्न पूछ रहे आशीष? नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। आप कुछ कह रहे थे, एक्चुअली आपका नेटवर्क फ्रीज हो गया था। मैं यही बता रहा था। देखिए, 2-3 चीजें हैं बिल्कुल। तो एनपीटी के सिग्नेटरी है ईरान, उसमें से कैसे निकलेगा? और दूसरी बात बिल्कुल साफ है कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है ट्रंप का कि उन्होंने मीटिंग G7 की मीटिंग छोड़ दी और उन्होंने कहा तेहरान को खाली कर दो। ये बहुत पावरफुल भी, इससे सीधा मैसेज जा रहा है कि आप इसको वहां पर आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त एक्शन होने वाला है। एक बात मैं फिर आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि क्या होता है कि क्यों ईरान अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है। उसकी वजह है कि 90% इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों, क्योंकि उनके इंटरनल जो इश्यूज हैं, इंटरनल में जो खलीफत की रेस चल रही है, तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया भी कहीं घुसा हुआ है, पाकिस्तान, तो उसको भी वो कहीं ना कहीं वो जानते हैं। अब जहां तक सवाल इन्वॉल्वमेंट का है, आप देखिए जॉर्डन की एयर स्पेस इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरब की एयर स्पेस इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, कतार से और जॉर्डन से एयर डिफेंस सपोर्ट, डायरेक्ट एयर डिफेंस सपोर्ट मिल रहा है। तो उन्होंने, अमेरिकन ने पूरे अपने 15 के 15 मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथन किया है और उन्होंने जो 60 जगह उनकी प्रेजेंस है उसको, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो उनकी नेवल माइट में है। जिस प्रकार से देखिए, कैरियर बोर्न फोर्सेस, कोई दुनिया में सिर्फ अमेरिका ऐसे देश है इसके पास 11 कैरियर्स हैं, बाकी किसी के ईरान के चाइना के पास 3 है, जिनमें से 2 काम नहीं करते, हमारे पास 2 हैं, बाकी सब ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स हैं। यूएसएस निमित्स इज रिक्वायर्ड इन साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, बावजूद उसके वो इधर आ रहा है। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। वो किस लिए किए हैं? वो वहां पर और कोई तो है ही नहीं वहां पर टारगेट। तो ये बात हमको मानने की आवश्यकता है कि बहुत ज्यादा जल्दी या तो ईरान बातचीत के लिए राजी होगा और अन्यथा बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का होने वाला है। पूरी तरह से पलड़ा ईरान इजराइल के पक्ष में है। आप 2-4 10-20-50
गिर रही हैं वहां पर तहैफा में और उसमें, उससे बहुत अंतर पड़ता है। एक फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि जो मिसाइल्स वहां से आती हैं, जब आपके पास टारगेट्स कम है तो आप उनके एयर डिफेंस बहुत अच्छी तरीके से इंश्योर कर सकते हो। 2 थर्ड बैटरी एक आप लगाएं, 2-3 पेट्रियट की बैटरी लगाएं तो आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, उनकी सेफ्टी हो जाएगी। जबकि ईरान के पास इतना स्प्रेड फैला हुआ है और पूरा एयर सुपीरियरिटी इजराइल के पास है, वो अपनी मर्जी से जहां चाह रहे हैं वहां पर हमला कर रहे हैं। मोसाद का जो हाथ है वो बहुत जबरदस्त है, मेरे ख्याल से उससे वो असल फोर्स मल्टीप्लायर इजराइल का मोसाद है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की इतनी बड़ी मिसाइलें ट्रक में जा रही हैं, उसको उन्होंने गिरा दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान अकेला है। जहां तक चीन का प्रश्न है, चीन अपने खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, विन द वॉर विदाउट फाइटिंग। वो जो देश अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं है, वो ईरान के लिए क्या लड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद संजीव जी मैं आपका रुख करूंगा। ईरान पर इजरायली सेना की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया गया है। जनरल अली शादमानी की एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरानी जनरल जो हैं वो मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ईरान पर इजरायली सेना की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नए जनरल को भी इजराइल ने मार गिराया है। एयर स्ट्राइक से जनरल अली शादमानी की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। इजराइल के पास जो एडवांटेज है वो है उनकी एयर फोर्स, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत है और यही वजह है कि इसका खामियाजा ईरान को उठाना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच अगर हम भारत की भूमिका की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कनाडा में मौजूद हैं, जहां पर G7 समिट में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत की भूमिका इसमें क्या होगी, क्योंकि हमारे लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है और ईरान तो खासकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारबाग वहां पर बंदरगाह है और भविष्य में उसको लेकर बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट कर दे और अपने न्यूक्लियर जो बिहेवियर को सुधार ले और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स को, यूरेनियम इनरिचमेंट को तेज करने की जो उसने प्रक्रिया हाल के समय में की है, जिसको कि IAEA ने जिसे माना है और IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ बहुमत से, उसके बाद इजराइल ने ये एक्शन लिया और जाहिर है कि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अमेरिका भी इसमें इस गो अहेड अमेरिका ने उसको दिया और ये पूरी कार्रवाई उसने की। और अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई वो कर रहे हैं इजरायली और नए आर्मी चीफ भी इसमें मारे गए और इससे भी बड़े मेजर एक्शंस हो सकते हैं। तो ईरान के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो दबाव है वो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों मिल करके बना रहे हैं और उसमें मोसाद भी शामिल है, CIA भी शामिल है और पूरी अमेरिका की स्टेब्लिशमेंट बैकग्राउंड से पूरे ऑपरेशन को मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और भले से ट्रंप इसको सामने सामने न कहें। और जाहिर है कि जब मैक्रों का ये बयान आया कि वो सीज फायर कराने जा रहे हैं तो ट्रंप की जो नाराजगी इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि ट्रंप इस बात को जरा भी नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाने देना चाहते कि अमेरिका किसी तरीके से बैक ऑफ करना चाहता है। अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अभी भी स्पेस है कि वो इस नई न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए। तो ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इनकी जो संकल्पबद्धता है आज की नहीं है, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या बुश एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, सभी ने इस बात को कहा है। तो ईरान के अपने न्यूक्लियर बिहेवियर को सुधारना ही इस समस्या का समाधान है। जहां तक अमेरिका इसमें इन्वॉल्वमेंट का प्रश्न है, तो यदि इस तरीके के असेसमेंट्स अमेरिका को, इजराइल को होते हैं कि ईरान ने इसके बाद भी अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को नहीं लिमिट किया है और वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स के आधार पर, जैसा कि उसने सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, हालांकि वो ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कोची से दिल्ली आ रहा था ये यात्री विमान।
कोची से दिल्ली आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम की धमकी के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर यह लैंडिंग हुई है। एयरलाइंस को विमान में बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद ये इमरजेंसी जो लैंडिंग है वो कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिरुद्ध, पूरी जानकारी दीजिएगा विस्तार से। जी देखिए, जो कोची से जो प्लेन आ रहा था, विमान जो कि जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और उसी को चलते हुए इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो नागपुर एयरपोर्ट पे की गई है। और अभी देखा जाए तो उसमें जो यात्री थे 150 कुल मिला के यात्री थे, उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है। और ये इंडिगो का फ्लाइट था और इसे इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में की गई है। अनिरुद्ध, ये धमकी कैसे दी गई थी, इसकी जानकारी मिल पाई है क्या? नहीं, इसकी जानकारी अभी तक की मिल नहीं पाई है, लेकिन जो पूरी जांच एजेंसी है वो पूरा जांच कर रही है कि ये धमकी कैसे आई थी, किस रूप से आई थी, और जहाँ की ये सुबह जो धमकी आई है और इमरजेंसी जब लैंडिंग नागपुर में किया गया, तो पूरे जो विमान होता है उसका पूरा जायजा डॉग स्क्वाड और पुलिस के दौरे से और अन्य सुरक्षा एजेंसी के दौरे किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, आपका जानकारी देने के लिए। तो अनिरुद्ध हमारे सहयोगी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सीधे वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे थे। संजीव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं शेखर जी के पास आऊंगा। देखिए, जहां तक आपने भारत की भूमिका का जो है प्रश्न किया, भारत का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो सिचुएशन है वो डीएस्केलेट होनी चाहिए, और ये जो डीएस्केलेट है वो तुरंत होना चाहिए। ये जो सिचुएशन किसी के भी हित में नहीं है। जाहिर है कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र राष्ट्र हैं, और ईरान के साथ तो हमारे सिविलाइजेशनल टाइज हैं। चाबहार का पोर्ट भी हम बना रहे हैं। एनर्जी के जो हमारे संबंध है वो जहां तक संभव है भारत एनर्जी की सप्लाईज भी लेता रहा है, और सिचुएशन यदि नॉर्मल होती है तो ऐसे में एनर्जी सप्लाईज ईरान से और भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। और इजराइल के साथ तो हमारे डिफेंस पार्टनरशिप हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है। अन्य की सेक्टर्स में भी इजराइल के साथ हमारा गहरा कोलैबोरेशन है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बड़े ही गहरे मित्रता पूर्ण संबंध है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये चाहेगा कि हमारे ये जो दोनों मित्र राष्ट्र हैं आपस में बातचीत के माध्यम से रिस्ट्रेंट बरतते हुए डीएस्केलेशन की कोशिश करें। और आज समय की आवश्यकता है, आज समय की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डीएस्केलेशन कराने के लिए जो भी अपनी भूमिकाएं हैं बैकग्राउंड के माध्यम से ही उसको प्ले करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका तो उसमें एक पार्टी है। अमेरिका की बात मुझे नहीं लगता कि ईरान उतने ज्यादा तरीके से लेगा सीरियसली, और अमेरिका ने तो लगातार उसको चेतावनी देने का ही और प्रेशर बिल्डअप करने का ही कार्य किया है, और वो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है ईरान के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, और ईरान यदि अपने न्यूक्लियर बिहेवियर को अगर नहीं सुधारता है तो उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां संभव है। उसमें किसी भी तरीके का अमेरिकन एंगेजमेंट भी शामिल होगा, और अमेरिका इस बात को कहेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को और पूरे वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज कर सकते थे, और इजराइल के पूरे अस्तित्व को, ही छोटा सा राष्ट्र है उसके लिए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही काफी हैं। और जितनी आबादी तेहरान की है उसी के लगभग की आबादी पूरे इजराइल की है। तो ऐसे में ये जो इजरायली और इजराइल के बारे में ईरान की तरफ से जैसे बयान दिए जाते हैं कि वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे और एब्ल्यूटेट कर देंगे, होलोकॉस्ट को डिनाई कर जाता है ईरान और उसके सुप्रीम लीडर, और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो लगातार धमकियां और इस तरीके के जो बड़े बयान ईरान जारी करता है, जाहिर है कि उससे उसकी शंकाएं बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट हैं। और ज्यूज का जो एक इतिहास रहा है उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हिटलर ने भी की थी, और कभी भी ये ज्यूज नहीं चाहेंगे कि हमारे अस्तित्व पे कोई सवालिया निशान खड़ा करे या उसको मिटाने की धमकियां दे। और न्यूक्लियर वेपन्स को रख करके आप धमकियां देंगे तो फिर वो रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाएगा उनका। बिल्कुल। तो जो पूरी इजराइल की जो चिंताएं हैं उसको ईरान को समझने की जरूरत है, और ईरान और इजराइल के बीच में संवाद की आवश्यकता है, और अपने ईरान को संवाद से ही हल निकलेगा। शेखर कुमार जी, ईरान के पास क्या विकल्प है आज की तारीख में? देखिए, अभी जैसे गोयल साहब कह रहे थे कि अगर ईरान और इजराइल में ही लड़ाई जारी रहती है और दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो वो स्थिति एक अलग होगी, और अगर दूसरे देश अगर इकट्ठा हो जाता है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ईरान के लिए स्थिति बहुत मुश्किल होने वाली है।
भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत को कोई फायदा नहीं है इस लड़ाई से। और जैसा इजराइल के साथ हमारे रक्षा संबंध रहे हैं, वर्तमान सरकार का भी बड़ा इजराइल के साथ अच्छा लेना देना रहा है। तो और दूसरी बात कि इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री, जब ट्रम्प साहब का बयान आया कि मैंने वॉर रुकवा दी, उस सीज फायर वाले बयान तक पे वो जवाब नहीं दे पाए, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ ये खुल के जा पाएंगे। ये तटस्थ रहने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें भारत जो है इससे दूरी बना के रखना चाहेगा, क्योंकि अभी वो ईरान का पक्ष, मतलब इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, इस मामले पर उस हिसाब से फैसला करने की स्थिति में नहीं है। और ईरान के साथ जो बाकी के देश हैं, चाइना, रशिया भी अपने आप लड़ाई में इन्वॉल्व है। चाइना हो सकता है कि अपना, क्योंकि वॉर मॉन्गर इकोनॉमी का अगर वो भी फायदा उठाना चाहे तो एक दूसरी लॉबी, क्योंकि रशिया जैसे यूएसएसआर के विक्टिम के बाद चाइना जैसे उभरा है, तो चाइना हो सकता है इस स्थिति का फायदा उठाना चाहे। लेकिन चाइना मुख्यतः, आपका कहना सही था कि उसका वाणिज्यिक इंटरेस्ट होता है, तो ईरान बहुत अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जैसे देश बयानबाजी तो कर सकते, लेकिन जब अमेरिका के टुकड़ों पे भी पड़ रहे हो तो ईरान का कभी भी वो साथ नहीं दे पाएंगे। और यही हालत बाकी इस्लामिक देशों की भी। अगर हम संदीप जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की भूमिका क्या नजर आ रही है? क्या एक खबर मैं पढ़ रहा था कल कहीं कि पाकिस्तान जो अपनी शाहीन 3 है, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है, उस शाहीन 3 को वो ईरान को दे रहा है, ईरान के लोगों के लिए अपने बॉर्डर खुला रख रहा है। तो पाकिस्तान की भूमिका आप कहां देखते हैं संदीप जी? देखिए, मैं तो साफ कहूंगा कि आईएमएफ के टुकड़े पे पलने वाला देश जो है कभी हिम्मत संदीप जी इस पे कोई संशय नहीं हो सकता। बाकी बयानबाजी आपने देखी। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, नेटवर्क फ्रीज हो गया था आपका, प्लीज। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो आईएमएफ के टुकड़े पे पलता है, उसे हिम्मत ही नहीं हो सकती है कि वह अमेरिका के विरुद्ध जाकर के किसी ऐसे देश का साथ दे, क्योंकि आपने देखा कि ईरान के मंत्री ने तो बोल दिया कि उसके परमाणु बम हमारा साथ देंगे, लेकिन तुरंत पाकिस्तान ने कहा नहीं भैया, हमारी हिम्मत नहीं, हम दूसरे का झगड़ा मोल नहीं लेंगे। एक बात मैं यहां पे ऐड कर दूं आसिफ जी, कि यूक्रेन को अगर बर्बाद किया है तो उसके देश, पड़ोसी देशों ने किया। उन्होंने पीठ तो ठोक दी यूक्रेन की, लेकिन लड़ाई उसके हिस्से की कोई नहीं लड़ रहा है। तो वही स्थिति यहां पे है कि अगर ईरान की बात है तो ईरान के लिए कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, ईरान को, जनता को ही भुगतना पड़ेगा उस सिचुएशन को। और आप अगर इजराइल से कंपेयर करेंगे तो इजराइल की हर एक जनता जो है एक सैनिक है, और जब वह सैनिक है तो वह जानती है अपने आप को युद्ध की स्थिति में कैसे बचाया जाता है, और उनका एक लंबा अनुभव रहा है, वहां की हर एक जनता का अनुभव रहा है दशकों का कि युद्ध की स्थिति में कैसे निपटना है, और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। तो ईरान और संदीप मिश्रा जी, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, रॉयटर्स का आर्टिकल था शायद वो, कि इजराइल में हर घर के नीचे एक बंकर बनाया गया है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। इस तरह की तैयारी है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई आप पहले दिन से लड़ रहा है, उसे पता है कि हमें अपने देश को, अपने नागरिकों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और वह लगातार हमलों का शिकार होता आया है, जबकि ईरान की स्थिति ऐसी नहीं रही है। तो जब किसी देश की जनता को अचानक युद्ध झेलना पड़ता है तो वह जल्दी अपने सल्तनत के खिलाफ बगावत करती है। कब जब उसको पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है, एक समय आता है कि जनता रोड पे उतर जाती है अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में जब हमले होंगे तो एक समय आएगा कि ईरान की जनता ही दबाव बना सकती है ईरान के ऊपर कि आप शांति के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ दिन तक तो लोग युद्ध का साथ दे सकते हैं, लेकिन जब भूख आती है और इस तरह से सिचुएशन आती है तो लोग अपने ही सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अनुज माथुर जी, आपको क्या लगता है कि ईरान की सरकार को क्या करना चाहिए, खासकर जो यूक्रेन की इस समय हालात है उसको देखते हुए? यूक्रेन खूबसूरत मुल्क पूरी तरीके से तबाह हो गया, 80% तो तबाह हो चुका, 20% बचा है। जेलेंस्की अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये यूक्रेन की बात कर रहे हैं हम या ईरान की? मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन को देखकर सबक लेना चाहिए ईरान को। हाँ, देखिए, ईरान के पास कोई ऑप्शन ज्यादा है नहीं। उनका एकमात्र मेरे हिसाब से ऑप्शन ये है कि वो न्यूक्लियर डील से
न्यूक्लियर डील को बातचीत करें और एटम बॉम्ब बनाने की जिद से बाहर निकले। वही एकमात्र तरीका उसके पास रह गया है। अभी पूरी तरह से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 1973 यॉम किपुर वॉर की तरफ। उसमें क्या हुआ था, उसमें पहले पूरा सरप्राइज हासिल करके उन्होंने पहले 5-6 दिन इजराइल को इतना मारा और उसके बाद इजराइल ने वापस वो ले लिया और कई जगह उन्होंने कब्जा कर ली। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनिशियल उनका बराज आया था मिसाइल्स का, चाहे हाइपरसोनिक हो या सुपरसोनिक हो, उन मिसाइल्स का जो बराज आया था वो अब बहुत इफेक्टिवली अंडर चेक है। उनके एडी सिस्टम्स बिल्कुल सही जगह पर सही प्रकार से काम कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि उनके पास स्टॉक पाइल कितना है जो कि इजराइल तक पहुंच सकता है। मेरे को लगता नहीं है कि ईरान के पास बहुत ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ने की क्षमता है। पाकिस्तान का सवाल है, मैं दोबारा इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ईरान के और इजराइल के बीच में, इसकी प्लानिंग पहले से थी और पाकिस्तान को बेल आउट देना और उनको मदद देनी वो उसका कहीं ना कहीं हिस्सा थे। पाकिस्तान का बेल इंडिया का जो हमला था वो भी एक थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत पहले हो गई थी और ये अमेरिका की चाल है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है ईरान के खिलाफ, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है रूस को चेक में रखना और अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता है थोड़ी बहुत ज्यादा डायरेक्ट। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर आपका कमेंट भी लूंगा अनुज माथुर जी। अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रोल किया गया है। वॉशिंगटन डीसी में मुनीर के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में मुनीर को मास मर्डरर बताया गया है। अमेरिकी यात्रा पर इस समय मुनीर है और ये देखिए वो तमाम जो पोस्टर है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली पर आप देख रहे हैं, जहां पर मुनीर के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी जो है वहां पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर मुनीर को मास मर्डरर करार दिया गया है। सीधे अनुज माथुर जी के पास जाना चाहूंगा। अनुज माथुर जी, इस पर आपका एक रिएक्शन। बिल्कुल देखिए, मैं यही बता रहा हूं, जो असीम मुनीर हम लोग बातचीत करते रहे कि उनको बुलाया गया है, किसी को नहीं बुलाया है। वो किसी इनविटेशन के साथ नहीं थे, उनकी रूटीन विजिट है ये। मैं अगर आप इस भाषा का प्रयोग करने की इजाजत दें, उनको सम्मन किया है अमेरिका ने, उनको बोला है और वो आकर के उसको असीम मुनीर को डायरेक्शन देंगे कि तुम ये करो, ये बोलो, ये करो, वो बोलो। तो ये बिल्कुल क्लियर है और अमेरिका की जनता को भी पता है, सारे सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार का रेडिकलाइज बिल्कुल दिमाग असीम मुनीर साहब का है और वो सब जानते हैं। और असीम मुनीर साहब के भी दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि ही इज नो मोर आवर बेनिफिशियरी या बेनिफिट जिसका उससे हमें होने वाला है, तो वो तुरंत अपना हाथ पाकिस्तान से खींच लेंगे। अभी आप देख रहे हैं बातचीत शुरू हो गई है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जा रहा है दोबारा। तो ये तमाम चीजें जो हैं, देखिए आशीष, वो सब एक ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, और जो चाइना की स्टेटेड पॉलिसी है टू बी द सोल सुपर पावर बाय 2050, उसको कहीं ना कहीं चेक करने की उनकी जिम्मेवारी उनको लग रहा है और इसको इसीलिए वो चेक कर रहे हैं। 1991-92 की एक रिपोर्ट मैंने देखा था, उसमें साफ उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि अमेरिका को ग्रेट बनने से 2 या 3 लोग रोक सकते हैं और उनके, तो वो एक इंपॉर्टेंट इनपुट उस समय भी था। और जो 3 देशों के नाम थे उसमें रशिया नहीं था, चीन, अमेरिका, चीन, भारत और जापान, क्योंकि ये उनका विचार है। अमेरिकन बिल्कुल क्लियर हैं, उनका एकमात्र एम है मेक अमेरिका। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द किया गया है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को रद्द किया गया है। तकनीकी खराबी की वजह से इस फ्लाइट को रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, तकनीकी खराबी की वजह से जो फ्लाइट है उसे रद्द किया गया है और अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी जिसे रद्द किया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसे रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट को रद्द किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वापस अपने डिबेट में चलते हैं। संजीव श्रीवास्तव, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। शेखर जी से इस पर एक रिस्पांस ले लेते हैं। वहां से यहाँ ये इतना हैरान हो रहा है। कल 6-7 हजार रुपये खर्च करके आया है और कल का खर्चा हुआ, कल भी कंफर्म नहीं है उसका। ये जनावर समझ रखा है सब पब्लिक ने, एयरपोर्ट वाला ने। शैलेष भाई चतुर्भाई साहब खंबत ही आए हमें कालना हैरान हम कल से आए हैं
कल आज सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। वो पार्किंग हुआ है, वो पार्किंग का भी पैसा मांगता है, तो पार्किंग का भी पैसा कैसे हम देगा। तो अभी कौन जा रहे थे आपके घर से? बच्ची जा रही थी मेरी, कहाँ है वो अंदर है। क्या बोल रहे हैं, कब के लिए फ्लाइट करेंगे? क्या वो तो बोलती है कि तू नाइट की है, पर नाइट की नहीं है, कल की है। अब कल होगा क्या नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। इसी accommodate करने को नहीं बोल रहे हैं जो पैसेंजर? कोई जवाब नहीं देता है। वो एयर इंडिया के कोई टिकट और लेना ही नहीं है। परेशान है। लेकिन शेखर जी, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। हालांकि ये टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट्स में तकनीकी जो खराबियां आ रही हैं उसकी वजह से पैसेंजर्स में बहुत गुस्सा है, लोग नाराज हैं। लोगों के पास रहने के लिए वहां पर जगह नहीं। जब वहां एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि नहीं जी, फ्लाइट रद्द हो गई है। जल्दी एक कमेंट आपसे लूंगा, फिर इसे एंड करूंगा क्योंकि समय हो चुका है। प्लीज शेखर जी आपसे। ये आशीष जी, ये एक बहुत सोचने वाला विषय है अभी एयर इंडिया के लिए, क्योंकि पीछे उस हादसे के बाद एयर इंडिया की पहले ही हालत बहुत खराब थी, और उसके बाद उसकी इमेज पे जो धक्का लगा है, लोगों का जो विश्वास हटा है, और आज की ये जो घटना अभी फिर से वही सेम फ्लाइट है मेरे ख्याल अहमदाबाद से लंदन वाली। अगर तकनीकी खराबी आ रही है और एयर इंडिया की तरफ से कोई सूचना नहीं है पैसेंजर्स को, आदमी अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है और उसके बाद वो इतनी परेशानियां भी सह रहा है। और मैं तो ये देख रहा हूं शेखर जी, DGCA मुख्य दर्शक बना हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे एक टाटा ग्रुप को पूरा मतलब अपना एक आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी इमेज के लिए, और जो भी फैसिलिटीज है आप एयर इंडिया को आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज एयर इंडिया का भविष्य मुझे कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और टाटा ग्रुप को भी इस पर आगे आके कुछ कहना होगा, क्योंकि टाटा का मतलब हमारे मुल्क में भरोसा होता है, और टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो साख को बचाने की जिम्मेदारी यहां टाटा समूह पर भी है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अनुज माथुर जी, संजीव श्रीवास्तव जी, संदीप जी, शेखर जी, चारों खास मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा।